हर चीज का एक वक्त होता है बेटा, और अब वो वक्त आ गया है। मतलब? वो तुम्हारे दोस्त जो तुमको वीडियो दिखाते थे ना, वो सब कुछ तुम तुम्हारी बीवी के साथ और सिर्फ तुम्हारी बीवी के साथ कर सकते हो, समझे? जाओ, तुम्हारा वेट कर रही है। विकास, क्या हुआ? उठ, मैं क्या बोल रही हूँ? उठ के कहाँ भाग रही तू? आई, ओए, मैं क्या पूछ रही हूँ? आई, अब ये मेरी बीवी है ना, अब आप इसको परेशान मत करो, अब आप जाओ। विकास, मेरी बात सुन। आई, मुझे भूख लगी, आप नूडल्स बना दो ना। आई नहीं, अब भी आई, आप जाओ। विकास, मेरी बात सुन। आई, मुझे नहीं सुनना, आप नूडल्स बनाओ ना, मुझे भूख भी लगी है। अरे विकास, बेटा दिखती नहीं आजकल। मम्मी घर में ABCD पढ़ा रही है क्या? राहुल, हाँ। क्या बात कर रहा है यार? हाँ? अबे छोटा बच्चा है वो। और सुन, बाहर ज्यादा घूम मत, बाहर भूत पकड़ने वाला भूत बाबा आया है। बाबा, हाँ, तेरे को पकड़ ले जाएगा। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा, मेरी तो शादी हो गई ना। साला इधर अपने को लड़की नहीं मिल रही और ये बोल रहा है इसकी शादी हो गई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बता, तेरी बीवी का नाम क्या? हाँ हाँ, बता। चलो मैं चलता हूँ। बाय। मैं बोल रहा था ना, मेरी बीवी है। ये तो सच कह रहा था। अच्छा, ये बता, सुहागरात मनाई कि नहीं? अबे क्या बात कर रहा है? मनाई होगी, लेकिन वैसी वाली नहीं मनाई होगी, है ना? वैसी वाली? हाँ। वैसी वाली मतलब कैसी? अरे मतलब ये देख, ये ऐसी। ऐसे थोड़ी होते सुहागरात। बड़े बच्चे यही सब कुछ करते हैं। और क्या? और तू ही तो बोल रहा था ना, तू बड़ा हो गया है। हाँ? हाँ, बड़ा तो हो गया मैं। हाँ। पलक, ये दोनों है ना, मेरे मेरे दोस्त हैं। अब ना हम तीनों मिलके सुहागरात मनाएंगे। हमारी संस्कृति बहुत सारी परंपराओं से जुड़ी हुई है। ऐसी एक परंपरा है मासिक धर्म, मतलब मंथली पीरियड साइकिल। कल पुणे में गायत्री नाम की महिला को मासिक धर्म के कारण मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया था। आज उसी महिला के घर प्रख्यात धर्माचार्य स्वामी निरंजन जी खुद भोजन पर पहुंचे हैं। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर स्नेहा स्वामी जी के साथ हैं। आइए देखते हैं इस पर इनकी क्या टिप्पणी है। ये बहुत ही आम और सरल बात है। मैं अपने भक्तों को बताना चाहता हूँ कि मासिक धर्म ये स्त्री को मिला हुआ सृष्टि का वरदान है। इसी वजह से वो सृष्टि में एक नया जीव पैदा कर सकती है। मासिक धर्म से गुजरते हुए महिला को रोकना, उसे खाना पकाने न देना, उसे पूजा पाठ न करने देना, ये सदियों पुरानी बात है और कुछ नहीं। उन्हें इस सब से इसलिए दूर रखा जाता है कि इन दिनों में उन्हें ज्यादा कष्ट न हो। आज साफ सफाई में तुम भी ध्यान देना। और सुनो किशन, ये टोकरी माँ टेबल पे रख दो। और यही बात समझाने का सबसे आसान तरीका मुझे यही लगा कि मैं गायत्री के हाथों बना खाना खाऊं। जय काल। जयकार। ये स्वामी जी बहुत सही किए। हम कितने नसीब वाले हैं, आज शाम को स्वामी जी हमारे घर भी आ रहे हैं। जब स्वामी जी आएंगे तब उन्हें जी भर के देख भी लेना और उनके पैर भी छू लेना। चलो अब। जयकाल जयकाल। काजल, स्वामी जी का कमरा रेडी हो गया? हाँ हाँ हो गया, मैं फिर से एक बार देख ली। अच्छा, हाँ, मैंने सामान की लिस्ट दी थी, सब ला लिया है ना? सब ला दिया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कुछ भूले तो नहीं? शाम को स्वामी जी आ रहे हैं।
क्या चाहिए वो तो बताइए मैडम। मुझे एक बैल की मूर्ति चाहिए। बैल की मूर्ति? वो भी गणपति के वक्त में? है क्या? नहीं तो मार्केट में और भी दुकान है। नहीं है, देता हूँ। क्या हुआ? ओ मैडम, इसने मुझे चूमने की कोशिश की है। देखिए, मेरे बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो इसे घर में बंद रखो। बाहर लेके क्यों घूमती फिरती हो? और अगर इसने किसी के साथ गलत कर दिया तो क्या पुलिस को भी यही बताती फिरोगी? इतनी बार कहा है, सब गलत है। खुद पर काबू रखा कर। कुछ गलत नहीं है आई, मेरे दोस्तों ने कहा था ऐसा करने को, उन्होंने तो मुझे वीडियो भी दिखा। दूर है ऐसे दोस्तों से। एक बात सुन, तेरी शादी करा रही हूं ना मैं, उसके बाद अपनी बीवी को जैसे चाहे छूना, कोई कुछ नहीं कहेगा। पक्का? हाँ, जाके खोल उसे। आइए स्वामी जी, आइए। काजल, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था स्वामी जी के आने से पहले सब काम हो जाना चाहिए। जी सब हो गया, मैं बस देखने आई थी सब ठीक है कि नहीं। स्वामी जी को रात को पानी पीने की आदत है। गर्म पानी रख दिया है? जी रख दिया। जयकर। जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सफेद धोती पहने श्लोक बोलने वाला इंसान साधु या संत नहीं होता। कल तक हम जिसे औरतों की इज्जत करने वाला एक महान संत समझ रहे थे, दरअसल वो एक राक्षस था। इस भेष में उसने ना जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जो ये दावा करती है कि स्वामी निरंजन जी ने उनका बलात्कार किया है। तो बताइए काजल जी। मैं हेमंत जी के घर पे काम करती थी। राशि दीदी और हेमंत जी बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग स्वामी जी को भी बहुत मानते हैं। पिछले हफ्ते स्वामी जी पूजा करने उनके घर आए थे, फिर उन्होंने प्रसाद में नशे की गोली मिला दी और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। आपको पता है ना आप क्या कह रही हैं? आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है तो लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। मेरे पास सबूत है। तो ये साबित हो चुका है कि स्वामी निरंजन एक ढोंगी बाबा ही नहीं बल्कि एक क्रिमिनल भी है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा? पुलिस प्रशासन! पुलिस
प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। हमें निरंजन स्वामी से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। आप क्या बात करेंगे? ये सारे इल्जाम झूठे हैं। वो सब फोटो नकली है। मैडम इसीलिए तो हम लोग आए, सच और झूठ का पता लगाने। स्वामी निरंजन बाबा हमारे लिए भगवान है। और आप हमारे ऐसे भगवान को नहीं लेके जा सकते हो। हाँ, नहीं लेके जा सकते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। और अगर हमने कुछ किया ही नहीं है तो यही प्रशासन हमें सम्मान पूर्वक वापस ले आएगी। तब तक आप शांति बनाए रखें और हमारे साथ खड़े रहें। देखिए सर, हमेशा जो दिखता है वही सच होता है, ऐसा नहीं। उस लड़की ने आपको वही दिखाया जो वो दिखाना चाहती थी। ये लड़की काजल 4 दिन पहले मेरे आश्रम में आई थी। क्या है ये क्या मजाक है? कौन है ये मैं नहीं हूं। इसे आप जानते हो, मैं जानती हूँ, और कौन जानता है? कोई नहीं जानता। और लोग आपके बात पे यकीन करेंगे ही क्यों? सबूत तो मेरे पास है ना। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे नहीं चाहिए। उसको पैसा नहीं चाहिए था, फिर क्या चाहिए था? पता नहीं, ना उसने कुछ मांगा ना कुछ बोला, बस वहां से चली गई। बाद में मैंने उसे ढूंढने की, उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक वो न्यूज़ चैनल पहुंच चुकी थी। चलो मान लिया आपकी बात सही है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं? देखिए सर, मेरा इतना बड़ा आश्रम है, हजारों भक्त हैं मेरे। अपने अपने घरों में भगवान के साथ मेरी तस्वीर लगाते हैं लोग। अगर ये सब बातें फैल जाती तो उनका भरोसा टूट जाता। तुम स्वामी निरंजन बाबा के यहाँ गई थी वीडियो दिखाने? कौन सा वीडियो सर? मुझे समझ नहीं आया। देखो काजल, चुपके से वीडियो लेना आसान है, लेकिन फोटो लेना ज्यादा मुश्किल। कैमरा क्या पहले से रेडी था? तुम जानती थी क्या संकट आने वाला है? हाँ, 3 महीने पहले वो आए थे और इन्होंने वही किया था, तो मुझे लगा ये इकलौता रास्ता है उनका सच सामने लाने का। 3 महीने पहले? इतने दिन तुम चुप बैठी? सर, उन्होंने धमकी दी थी मुझे जान से मारने की। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। वो क्या हुआ? सर, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे घर जाना है। लेके जाओ इसको। चलो जाओ जाओ। सर, ये काजल झूठ बोल रही है या सच, वो पता नहीं, लेकिन इसका एम कुछ अलग है। नहीं तो पैसा लेके चुप बैठी थी। मुझे लगता है जो हमें दिख रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है। ऐसे कैसे आई तू? हाँ, मुंह छुपाने से क्या दुनिया सच्चाई बदल लेगी क्या? मेरा घर है ये, क्या बोल रहे हो आप? लेकिन ये इज्जत वालों का माहौल है, समझी? आप एक औरत को कैसे बोल सकते हैं एक औरत को? हम स्वामी जी को भी जानते हैं और तुझे भी। बेशरम कहीं की। अरे चल यहाँ से, चल। अरे भाग यहाँ से। अरे जा। अरे हटाओ इस गंदगी को यहाँ से, हटा। खबरदार अगर इसे किसी ने हाथ लगाया, ये हमारा पर्सनल मैटर है। स्वामी जी के बारे में बात करने के बाद ये मामला पर्सनल रहा। अब हम लोग तुमको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो सिर्फ सच का साथ दिया था। देख, जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें तेरी गलती नहीं, तू रो मत। अभी भी इसे अकल नहीं आई, सब बर्बाद कर दिया लड़की ने। अब क्या जान लेगी हमारी? चल अंदर। काका सुनिए। चल, चुप, काका। चुप। हर चीज का एक वक्त होता है बेटा, और अब वो वक्त आ गया है। मतलब? वो तुम्हारे दोस्त जो तुमको वीडियो दिखाते थे ना, वो सब कुछ
तुम तुम्हारी बीवी के साथ और सिर्फ तुम्हारी बीवी के साथ कर सकते हो, समझे? जाओ, तुम्हारा वेट कर रही है। काजल की मेडिकल रिपोर्ट। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है सर, क्योंकि ना ही कोई स्ट्रगल के निशान है और ना ही कोई इंजरी। हाँ सर, लेकिन काजल सेक्सुअली एक्टिव है। ये काजल क्या चीज है? क्या सोच रहे हो खान? सर, ये सीसीटीवी फुटेज में काजल आश्रम में इंटर होने से पहले लक्ष्मण से बात कर रही थी। आश्रम से एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। मोहित नाम का एक आदमी है जो आश्रम का सारा फाइनेंस संभालता है, लेकिन 2 महीने पहले उसे उस पोस्ट से निकाल दिया गया, लेकिन वो अब भी आश्रम का ट्रस्टी है। निकालने की वजह? सर, आश्रम में ममता नाम की एक औरत है जिसने मोहित पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप किया था, लेकिन सर ये बात पुलिस तक नहीं पहुंची क्योंकि आश्रम के रेपुटेशन का सवाल था। काजल का है? निकाल दिया उसे। क्यों? हमारे भगवान का अपमान करेगी तो सजा तो मिलेगी ना। जिसे हम इतना मानते हैं, इतना पूछते हैं, उनके खिलाफ ऐसे गंदे आरोप। जयकाल जयकाल। कहाँ गई वो? गई होगी अपने घर। कितने सालों से काम कर रही थी यहाँ? 2 सालों से। उसका एड्रेस? नहीं पता। I mean, लिखा होगा मैंने कहीं, लेकिन मुझे याद नहीं है। अरे, आपने आपकी डायरी में लिखा है, हम लाते हैं। एक लड़की चुपके से आपके बेडरूम में जाती है, कैमरा छुपाती है और वीडियो बनाती है, और आपको पता नहीं चलता? नहीं, हमें बिल्कुल पता नहीं था, और दरअसल वो एकदम चालू लड़की थी। और उसके सर, हेमंत जी, ऐसी कुछ बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। पापा, पलक को किडनैप करने में और ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं आपका हाथ तो नहीं है ना? पागल हो गई क्या? ये खींच के दूंगा। तो पलक कहाँ है बाबा? क्या हुआ? उठ, मैं क्या बोल रही हूँ? उठ के। कहाँ भाग रही तू? मेरा बेटा ठीक क्यों नहीं? क्यों ठीक नहीं हुआ मेरा बेटा? तू कुंवारी नहीं है क्या? किस किस के साथ सोई है पहले? बोल, मैं क्या पूछ रही हूँ? आई, बोल, मैं क्या पूछ रही हूँ? आई, अब ये मेरी बीवी है ना, अब आप इसको परेशान मत करो, अब आप जाओ। काश मेरी बात सुन। आई, मुझे भूख लगी, आप नूडल्स बना दो ना। आई नहीं, अब भी आई, आप जाओ। काश मेरी बात सुन। आई, मुझे नहीं सुनना, आप नूडल्स बनाओ ना, मुझे भूख भी लगी है। सर, हाथी तो देखा होगा आपने, ये स्वामी भी वैसा ही है। उस ममता ने स्वामी के कहने पर झूठी गवाही दी ताकि वो $2 लाख वाला स्कैम बाहर ना निकले। कितना? $2 लाख? स्वामी जी, पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है और कौन सा छोड़ना है। मोहित, वो जमीन हाईवे से लग के है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कल वहां नया आश्रम खुल सकते हैं, हमारे ही भक्तों को सहूलियत होगी। लेकिन वो आदिवासियों की जमीन है और लीगली हम उसे खरीद नहीं सकते। वो मैं देख लूंगा। ये गलत है, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मुझे जॉब से निकाल दी, लेकिन सर आज भी मैं उस आश्रम का ट्रस्टी हूँ। मेरे साइन के बिना ना वो पैसे यूज नहीं कर सकते। तुम्हारे पास डोनेशन और लैंड डिटेल्स है? हाँ सर, सब कुछ है मेरे पास। ये लक्ष्मण क्या चीज है? सर, स्वामी अगर सपेरा है तो लक्ष्मण उसके पिटारे का सांप, और उसे में ले लिया उसने स्वामी को। लेकिन ये सांप कब पलट के स्वामी को काटेगा ये कोई नहीं जानता। अरे काजल का है? अरे अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? दिख नहीं रहा है क्या? मुंबई पुलिस। काजल का है? काजल घर में नहीं है, उधर नहीं है। फिर किधर है? वो मेरे भाई के आ गई होगी। वो अपने घर से ज्यादा मेरे भाई के घर में ही रहती है। कहाँ रहता है भाई तेरा? तू यहाँ क्या कर रहा है? चुप चुप। काजल का है? सर पता नहीं। सर, इसको निकलने को बोलो यहाँ से। इसकी आवारा बेटी आएगी तो जान से मार दूंगा। अरे पुलिस सामने खड़ी है और खून करने की बात कर रहा है। एक काजल का है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एकनाथ काका,
रुको अर्षा पूरा एरिया सील करो। सर सर ये काजल, पत्थर से सर फोड़ा गया है इसका। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, सर ये मोबाइल और ये पर्स मिले। किसका है? काजल का है। हाँ साहब, ये काजल का ही मोबाइल है। इसको डिकोड करो। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पीएम रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए मुझे। सर पलक का भी कुछ पता नहीं है। ये पलक कौन है? इसकी छोटी बेटी काजल की बहन। वो पिछले 15 दिनों से घर पर नहीं है। इससे पूछो तो कहता है बाहर गई है, आ जाएगी। सर उस लड़की के साथ जरूर कुछ हुआ है। पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की? कहाँ है पलक? उन्हीं लोगों के पास जिन्होंने काजल को मारा है। तुम जानते हो उन लोगों को? 2 हफ्ते पहले काजल आई थी घर पे। बाबा, बाबा पलक कहाँ है? अरे क्या हुआ बोलोगी? एक फोन आया था तो उन्होंने कहा कि पलक को किडनैप कर लिया है। क्या? ये देखिए। हाँ? आपने देखा कहीं पलक को? पलक उन्हीं के पास है। कुछ डिमांड की उन लोगों ने? हेलो, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, प्लीज बता दीजिए मेरी बहन कहाँ है। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, बस तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। कैसा काम? स्वामी निरंजन तुम्हारे मालिक यानी हेमंत के घर आने वाले हैं। बस तुम्हें उनके साथ संबंध बनाना है और उसको टेप पर रिकॉर्ड करना है। क्या? हम दोनों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिली, इसलिए काजल को उनकी बात माननी पड़ी और अपनी इज्जत कटर में फेंकनी पड़ी। स्वामी के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे? पता नहीं सर। हाँ तो काजल ब्लैकमेल हो रही थी, इसका मतलब है मास्टरमाइंड कोई और है। उनके कहने पर वो आश्रम में वीडियो दिखाने के लिए गई, लेकिन वो वापस आई तो उनका फोन बंद था। पलक का कोई पता नहीं था, इसलिए काजल डर गई थी। सच बोल रहा है ना? अगर झूठ निकला तो याद रख। हाँ सर, सच बोल रहा हूँ सर। जल्दी कर, चल। सर हमें अलग एंगल चेक करना होगा। ये पलक की किडनैपिंग, ये स्वामी जी का मैटर, ये अलग है। पहले इस पलक को ढूंढते। एक काजल का मोबाइल डिकोड करो, पता करो उसको किस नंबर से कॉल आया था। ओके सर। अरे विकास, बेटा दिखते नहीं आजकल। मम्मी घर में ABCD पढ़ा रही है क्या? राहुल, हाँ क्या बात कर रहा है यार? हाँ? अबे छोटा बच्चा है वो। और सुन, बाहर ज्यादा घूम मत। बाहर भूत बनने वाला भूत बाबा आया है। बाबा हाँ, तेरे को पकड़ ले जाएगा। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा, मेरी तो शादी हो गई ना। साला इधर अपने को लड़की नहीं मिल रही और ये बोल रहा है इसकी शादी हो गई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बता तेरी बीवी का नाम क्या? हाँ हाँ बता। चलो मैं चलता हूँ। बाय। सर ये मोहित सच बोल रहा है। $2 लाख की बात सच है, लेकिन इसकी एंट्री आश्रम के अकाउंट में नहीं है। ये अलग स्कैम है। इसे कहते हैं श्रद्धा का बाजार। सर ये काजल का फोन डिकोड हो गया है सर, उसमें एक वीडियो मिला है, ये देखिए। सर ये काजल का ट्रैप है, स्वामी जी ने तो कुछ भी नहीं किया। सर काजल को एक आदमी पलक के लिए भी ब्लैकमेल कर रहा था, उसके भी मैसेजेस है फोन में। अच्छा, तो ये सब खेल स्वामी को बदनाम करने के लिए चल रहा था और इसीलिए काजल को मार दिया। सर अगर ये सच है तो क्रोनोलॉजी देखी जाए तो पलक भी जिंदा नहीं हो सकती। ये लक्ष्मण का एंगल भी चेक करना होगा, क्योंकि मोहित के टर्मिनेशन के बाद और स्वामी के अरेस्ट होने के बाद सब कुछ लक्ष्मण का हो जाता। सर अगर बाबा ने कुछ नहीं किया तो फिर ये काजल सेक्सुअली एक्टिव कैसे थी? क्योंकि उसके फोन से तो कोई बॉयफ्रेंड वाला एंगल पता नहीं चल रहा। सर ये हेमंत, काजल इसके घर पे काम कर रही थी। ये काजल के बारे में बोलते हुए भी हेमंत हिचकिचा रहा था। मुझे लगता है दोनों में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। मुझे तो ये भी लगता है कि शायद यही मास्टरमाइंड है। सर फिर तो सुभाष भी रडार पर है, वो काजल से नफरत करता था, पता नहीं क्यों। हर्षा पता करो, इस फैमिली की सारी कुंडली चाहिए मुझे। गणेश भाऊ सर, ये पलक स्कूल से गायब हुई है, उस स्कूल से लेके उसके घर तक का CCTV फुटेज कलेक्ट करो।
सर, मैंने झूठ कहा था। स्वामी जी ने मुझे मोहित सर पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए कहा था। कोई भी गुरु दक्षिणा उसी से लेता है जो उसका सबसे करीबी शिष्य हो। तुम मुझे आज गुरु दक्षिणा दोगी जो मैं कहूंगा। तुम मोहित पे झूठा इल्जाम डालोगी। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो मेरी नौकरी चली जाती, और इसीलिए मैंने झूठा बयान दिया। मैं बोल रहा था ना मेरी बीवी है। ये तो सच कह रहा था। अच्छा ये बता स्वागत मनाई कि नहीं? अबे क्या बात कर रहा है, मनाई होगी। लेकिन वैसी वाली नहीं मनाई होगी, है ना? वैसी वाली? हाँ, वैसी वाली मतलब कैसी? अरे मतलब ये देख, देख ये ऐसी। ऐसे थोड़ी होते स्वागत। बड़े बच्चे यही सब कुछ करते हैं। और तू ही तो बोल रहा था ना तू बड़ा हो गया है। हाँ बड़ा तो हो गया मैं। हाँ पलक, ये दोनों है ना मेरे दोस्त हैं। अब ना हम तीनों मिलके स्वागत मनाएंगे। स्वामी जी, हमें मालूम है आपको फ्रेम किया गया है। आपको क्या लगता है किसने किया होगा? मोहित, उसे आश्रम के बारे में सब पता था और उसे आश्रम की कोई परवाह भी नहीं थी। उसने वही किया जो आपने किया, झूठा इल्जाम। हमने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। वो ममता हमारे पास खुद आई थी। उसी ने स्टेटमेंट दिया कि आपने उसे 10 लाख रुपए दिए थे झूठी गवाही देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मोहित हमें बदनाम करने के लिए बोल रहा है। ये लक्ष्मण में तो हो सकता है, क्योंकि आपके अरेस्ट होने के बाद सारे अकाउंट्स और ये आश्रम किसके अंडर होगा? आप गलत समझ रहे हैं, मैं ईमानदार हूँ। अच्छा, तो फिर वो $2 लाख की एंट्री क्यों नहीं है? लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से हमें वो डोनेशन रिटर्न करना पड़ा। लीगल प्रोसीजर कंप्लीट होते हुए हम वापस ले लेंगे। वो एकनाथ अच्छा बाप नहीं है। हमेशा दारू पी के आता है और बच्चियों को मारता है। पलक का ख्याल रखने के लिए काजल वहाँ नौकरानी का काम कर रही थी। और ये सुभाष का क्या मैटर है? वो काजल को गाली क्यों देता है? उसके घर में आग लगी उस काजल की वजह से। सोनम का रिश्ता बड़े घर में तय हुआ था, बड़ी पार्टी थी मैडम, लेकिन काजल की खबर बाहर आई और उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। खान, ये ममता को 2 लाख रुपए दिए थे, किसने दिए थे पता करो। ये $2 लाख, ये 2 का आंकड़ा बहुत खटक रहा है। सर, काजल के पीएम रिपोर्ट के अनुसार काजल के मर्डर से पहले उसके साथ कंसेंशुअल सेक्स हुआ था। रीजन ऑफ डेथ है एक्सेसिव ब्लड लॉस। पत्थर से उसका सर फोड़ा गया था सर, और टाइमिंग ऑफ डेथ है रात को 12 से 2 के बीच। सर, मैंने हेमंत की CDR चेक की, उसमें सर उसकी मोबाइल लोकेशन रात के 11 से 1 बजे तक विराजनगर में थी, जहाँ पे काजल का मर्डर हुआ। सर, ये पक्का हेमंत है। ये हेमंत और काजल का अफेयर चल रहा था। इन दोनों ने स्वामी को फंसाने का प्लान बनाया। सर, ये हेमंत पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है। ये काजल तो टूल थी, असली गेम प्लानर तो ये हेमंत है। खान, ये थियरी करेक्ट हो सकती है, क्योंकि आश्रम का कोई आदमी है जिसने इन्फॉर्मेशन दी। बिना इन्फॉर्मेशन का ये नहीं हो सकता। ये मोहित और लक्ष्मण, इन दोनों में से कोई तो हेमंत से मिला होगा। काजल को जिस नंबर से फोटो आया था वो नंबर ट्रैक बैक किया? यस सर, फेक आईडी है। हेमंत को बोला। सर, जी सर, उस रात मैं विराजनगर ही था। मेरे कुछ बिजनेस के काम से गया था, लेकिन उसका काजल की मौत से क्या लेना देना? क्या काम था? पर्सनल था। क्या पर्सनल रे? तेरा और काजल का अफेयर चल रहा था ना। उस रात तू उससे मिला, संबंध बनाए और बाद में मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सर, ऐसा कुछ नहीं। सर, एक्चुअली कुछ दिनों से पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, तो सोचा मटका खेल के कुछ पैसे कमा लूं, क्योंकि सही रास्ते से तो पैसे मिलने से रहे। इसलिए मैं मटके के अड्डे पे था। इसका डीएनए करा। डीएनए टेस्ट क्यों सर? शौक है हमको, मजा आता है हमको डीएनए करने में। डीएनए खेलते हैं हम लोग। चल चल सर, लेकिन मेरा अरे आई आ गई। अरे आई
चिल्लाएगी, जल्दी करो जल्दी करो। अरे टेंशन मत ले। अरे आई चिल्लाएगी। उठ उठ। अरे ये तुमने क्या किया? उसकी हालत तो देखो। तू तेरी हालत देख काकू। और सुन, अगर तूने बाहर कुछ बोला ना तो तू सीधा जाएगी अंदर, समझ? किडनैप करके लाई है ना तू इसको। हाँ, आम्हाला सगळं माहिती है। ताई, ताई उठो ना। क्या है पलक, बोलना। ताई बाथरूम चलो ना मेरे साथ। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। चलो ना ताई। जब मैं नहीं रहूंगी तो क्या करेगी? तुझे करना होगा ना सब कुछ अकेले। अपने डर से जीतना होगा, दुनिया से लड़ना होगा। कैसे करेगी फिर? मुझसे नहीं होगा ताई। और तुम कहाँ जाने वाली हो मुझे छोड़ के? मेरी शादी हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी ना तुमसे। धीरे पापा, तुमसे कौन शादी करेगा ताई? तुम यही रहोगी मेरे साथ और मैं भी शादी नहीं करूंगी। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है, कोई नहीं चाहिए हमें। सर, ये मोहित, ममता और विद्या के कॉल रिकॉर्ड। मामला गड़बड़ है सर। सर, ये ममता ने मोहित के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्ज लगाए थे, लेकिन फिर भी अभी भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में। ये दोनों भी आश्रम से जा चुके हैं, लेकिन ये विद्या जो आश्रम के अकाउंट देखती है, ये लगातार इन दोनों के कांटेक्ट में है। मतलब वो विद्या है जो मोहित को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। सर, और ये विद्या और मोहित सिर्फ दोस्त और कलीग नहीं, उससे भी ज्यादा है। उनके मैसेज कन्वर्सेशन पढ़े मैंने। अच्छा, ये देखिए, ये दोनों ने मिलके किए। गुड जॉब खान। सर, और एक बात, ये मोहित ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। फिर से 2 का आंकड़ा किसको किए? शालिनी भल्ला। ममता जी, ये शालिनी भल्ला कौन है? मुझे क्या पता? चचेरी बहन है तुम्हारी। मोहित ने स्वामी जी के खिलाफ बोलने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे ना तुम्हें? नहीं, ये झूठ है। वो पैसे मैंने नहीं दी। देख, क्रिमिनल कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो गलती जरूर करता है। ये रहा तुम्हारे प्यार का कच्चा चिट्ठा। तुमने तुम्हारे मोबाइल से पलक का फोटो निकाला और वो उस नंबर पे भेजा जिस नंबर से तुम काजल को कॉल करते थे। चलो पूरी कहानी बताओ, वो भी शुरू से। सर, मैं बताता हूँ। इस आश्रम और स्वामी जी को लोगों तक पहुंचाने में दिन रात एक किए मैंने, और इतना सब करने के बावजूद उन्होंने क्या किया? एक झटके में मुझे बाहर निकाल दिया। बहुत गुस्सा आया था सर, मैं बदला लेना चाहता था। फिर विद्या ने मुझे बताया कि वो हेमंत के घर जाने वाले हैं। जब मैंने हेमंत की इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि काजल उसके यहाँ नौकरानी का काम करती है। काजल अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और स्वामी को फंसाने का सिर्फ एक तरीका था, काजल। इसलिए हमने पलक को किडनैप कर लिया। काजल ने पलक के लिए तुम्हारा काम कर दिया था, फिर भी तुमने काजल को मारा क्यों? नहीं सर, हमने काजल को नहीं मारा। और वो पलक जिंदा है कि मार दिया? सर, हम तो पलक को छोड़ने ही वाले थे, लेकिन वो भाग गई सर। कहाँ गई पता नहीं। वो जहाँ से गायब हो गई वो लोकेशन पता है तेरे को? हाँ सर। क्या क्या हालत करके रखी है उसकी? मर जाएगी वो। जितने मजे करने थे कर लिए ना, अब और मजे करने जाओगे ना तो पकड़े जाओगे। कुछ तो करना होगा उसका। सीसीटीवी चालू है? ये औरत कौन है और ये पलक इसके साथ क्यों गई? सर, वैसे तो पलक का घर यहाँ से दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर नहीं गई, उस औरत के साथ गई। शायद ये मोहित से बचने की कोशिश कर रही है। सर, इस औरत ने लाल साड़ी पहनी है। यहाँ आगे एक बाबा बैठता है, वो काला जादू करता है। उसके यहाँ बहुत दूर दूर से औरतें आती है।
वो सब लाल साड़ी पहन के ही आती है। मुझे लगता है ये औरत भी वहीं से आई है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साड़ी पहन नहीं किया साहब, हम तो सिर्फ पूजा करवाते हैं साहब। ए, मुझे मत सिखा। सुन, ये देख, ये आई थी तेरे पास? आई थी क्या? हाँ हाँ साहब, ये आई थी। हाँ। ये नासिक से आई थी। इसके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो उसको इलाज कराना था उसका। तेरा बेटा अधूरा है, उसके किसी स्त्री के साथ में संबंध बना। अगर वो ना मिले तो किसी कुंवारी लड़की की शादी मना। इंसान से नहीं तो पुतले से मना। एक बार तेरे बेटे ने उस लड़की के साथ रात गुजारी तो अगले दिन का सूरज नया होगा, अलग होगा। तुम जैसे ढोंगी लोगों की वजह से अपना देश पीछे रह रहा है, समझे? झुंझैला, वो औरत का एड्रेस ले रहा है इससे। चल चल। ये खून मुझसे नहीं होगा। हाँ, मुझसे नहीं होगा। ये नहीं, मुझसे भी नहीं होगा। मैंने मारेगा। सोचो मत, ये अगर यहाँ से भाग गई ना तो तुम दोनों का भी नाम लेगी मेरे साथ, और अगर रेप केस में अंदर गए ना तो जिंदगी दर्द बन जाएगी। हाँ, ले रावलिया, मार डाल उसको। रावलिया सुन, आगे का आगे सोच लेंगे। तू इसको मार दे इसको मार दे। नहीं, वो मेरी बीवी है, मैं मेरी बीवी को नहीं मारने दूंगा। और तुम अपने बेटे के लिए एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी और खुद को माँ बोलती है। अरे औरत जात पे धब्बा है तू, धब्बा। गणेश बाबू लेके चलो इसको। ए, चल 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 लगा चल। नहीं, हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हटो यहाँ से। अरे मैं बाबू तो इसी यहाँ से लेके जाओ, दूर हटो। पलक, ये बाबा है तुम्हारे? पापा नहीं है, राक्षस है ये। माँ के मरने के बाद दीदी का रोज बलात्कार करता था। बाबा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, पलक का कुछ पता नहीं चल रहा है। किडनैपर्स को भी कॉल किया था पर उनका फोन ऑफ आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से लेके आऊं पलक को। हमारे गरीब दीदी जब तक घर पे थी तब तक मैं सेफ थी, लेकिन जैसे दीदी काम पे चली जाती ये अकेले में मेरे साथ धमकी देता था। किसी को बताया तो जान से मार देंगे, इसलिए मैं चुप बैठी सर। इसलिए उस दिन मेरा घर जाने का मन नहीं किया, इसलिए शोभा ताई के साथ चली गई। लेकिन माँ तो मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ। तुम ये बात बताकर बहुत बहादुरी का काम किया है। मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ, जिस किसी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया उसको छोड़ूंगा नहीं। बोल। नशे की हालत में होश नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, जानवर बन जाता हूँ। तेरी खान खान। अरे हैवान है सर, ये हैवान। बड़े बेटी ने छोटी बेटी को बचाने के लिए अपनी परवाह नहीं की, भविष्य खराब कर डाला। तूने उसके साथ भी रेप किया। गलती हो गई साहब, गलती हो गई। काजल अपने जिंदगी से हार मान चुकी थी, इसीलिए तूने जब रेप किया ना तो उसने प्रोटेस्ट नहीं किया था। इसलिए पीएम रिपोर्ट में रेप कंक्लूड नहीं है। बता क्यों मारा काजल को? मैंने नहीं मारा साहब, मैं उस रात सो गया था। रात को मेरी नींद खुली, मैं मोरी की तरफ जा रहा था, मुझे कुछ आवाजें सुनाई आई। कौन था टेरेस पे? काजल ने मुझे बुलाया था, डरी हुई थी वो। मुझे पलक को ढूंढने के लिए तेरी मदद चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मैं जब काम पे जाती हूँ ना तो बाबा पलक का बलात्कार करते, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते। एक बार पलक मिल जाएगी ना तो हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज मेरी मदद कर दे। और मैं तेरे सिवा और किसी पे नहीं भरोसा कर सकती।
मैं कैसे तुझ पे भरोसा करूं? हाँ, तूने स्वामी जी के बारे में भी मुझे नहीं बताया, न्यूज़ से पता चला है मुझे। वो तो मैंने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि पलक के किडनैपर्स ने करने को कहा था। मैंने सिर्फ उसको बचाने के लिए सब किया। मतलब एक बहन को बचाने के लिए दूसरे बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी? मतलब तेरी न्यूज़ जैसे टीवी पे आई ना, शाम ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। उसके घर वालों का कहना है कि एक बहन ऐसी तो दूसरी भी वैसी ही होगी। धंधे वाली कहा है मुझे तेरी वजह से काजल। मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं पता था इन सब के बारे में। प्लीज मुझे माफ कर दे। सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। अगर तुझे लगता है कि मैंने जानबूझ के किया है तो तुझे जो सही लगे तू वो कर सकती है। तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। इस राक्षस से तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम तो बहन थी ना उसकी, उसका दर्द समझ सकती थी ना तुम। तो तुमसे मदद मांगने आई और तुमने उसी को मार दिया। ले जाओ इसको। बाकी के आंसू जेल में बाहर आ। चल। हम सिर्फ नाम के लिए अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन है हम आज भी जानवर ही। खान, कभी कभी इंसान ने अपने आगे का सोचना चाहिए। अगर ये काजल जब उसका बाप उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था उसी वक्त हमारे पास आती, पुलिस के पास जाती, तो उसके साथ ये नहीं होता। अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहन करने वाला गुनहगार होता है। सही कहा सर। पलक भी तो पुलिस के पास आ सकती थी सर, उसने भी गलत रास्ता चुना। हर्षा, सही रास्ता चुनना बहुत मुश्किल है। शोभा ने गलत रास्ता चुना था, उसी रास्ते पर पलक चली गई। अगर आने वाले संकट के बारे में हमें थोड़ी भी इत्तला हो तो मुझे लगता है हमारे साथ कुछ नहीं होगा। सही। ठीक है, कल से 5 डिब्बे और बढ़ा दी। हाँ, आती हूँ। तो आपकी डील पक्की हो गई मम्मा? हाँ, एकदम पक्की हो गई। अब तुम्हारी मम्मा बहुत बड़ी बिजनेस वाली बनने वाली है। वाओ, ग्रेट मम्मा। मम्मा, अब हमारा घर भी बहुत बड़ा होगा ना? हाँ, बहुत बड़ा और आलीशान घर होगा हमारा, और जहाँ पर नौकर चाकर सब होंगे। हाँ, और बड़ी बड़ी कार्स भी होगी। हाँ, कार्स भी लेंगे। मम्मा, मुझे एक चॉपर भी चाहिए। चॉपर? ठीक है, चॉपर भी ले लेंगे। अरे नानी, मम्मा मुझे चॉपर दिलवाएगी। जी कितनी बार बोला है मुझे नानी मत बोला कर, ऐसे सबके सामने तो नहीं। अरे मैम, आप क्यों ले आई? मुझे बता देती ना, मैं ले आता खाली टिफिन। अरे तू कहीं और गया था ना डिलीवरी के लिए, इसलिए मैं ले आई। खाली टिफिन आने में लेट हो जाता है तो डिलीवरी भी लेट हो जाती है। अच्छा राघव, चलो शाम की तैयारी करो टिफिन। हाँ, फाल्गुनी, तुम्हारी कामयाबी की चाबी बन सकता हूँ मैं। तो मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? अरे संजीव, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। रोही बेटा, तुम अंदर जाके चेंज करो। 1 साल पहले तुमने बिजनेस के लिए मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे और उसको बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए और ले लिए। अरे मामूली से टिफिन सर्विस के बिजनेस में 8 लाख रुपए खपा दिए। तुम मुझे मेरा काम समझाने आए हो? तुम मेरा पैसा तो लौटा नहीं पा रही हो। टू बी फ्रैंक, तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता। एक काम करो, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ, तुम्हें बिजनेस करना भी सिखा दूंगा और तुम्हारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। अपनी हाथ में रहो संजीव। मधु, क्या है ये? तुमने तो कहा था तुम इसे शादी के लिए मना लोगी। मैं बात करती ना इस माँ से, ना मेरी जिंदगी का फैसला कर सकती है, ना ही मेरे बिजनेस में कोई फैसला ले सकती है। देखा मधु, इसने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। ये तुम्हें अपनी बॉसी नहीं, काम वाली समझती है। संजीव, तुम मासी को भड़काने की कोशिश मत करो। बहुत अकड़ है ना तुझमें। चल अभी क्या भी मेरा पैसा निकाल, नहीं तब मैं तुझे अपना असली रूप दिखाता हूँ। मुझे हैरास करने की कोशिश मत करना संजीव। तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, वो भी पूरे ब्याज के साथ। ब्याज तो मैं वसूल करूंगा, इस थप्पड़ का भी। मासी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी है, फिर भी आप। मैं तुम्हारे भले का सोच रही थी फाल्गुनी। विधवा की जिंदगी आसान नहीं होती। अरे खुद के बारे में नहीं, पर रूही के बारे में तो सोच। टिफिन सर्विस का छोटा मोटा काम है तुम्हारा, उसका भी इतना सारा कर्जा चढ़ चुका है।
उसमें कमाई तो होती ही नहीं है। ऐसा ही रहा तो रूही को कैसे पालोगी तुम? मासी मैं आप जैसी नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए रिश्ते बदलती फिरूं। अरे अगर संजू आपको इतना ही भाग गया है तो आप ही कर लो ना उसके साथ शादी। वैसे भी आपकी शादी तो हुई ही नहीं है। बस कर फाल्गुनी, मैंने तुझे अपनी बेटी माना, मैंने तेरे लिए अपना घर नहीं बसाया और तू मुझे खरी खोटी सुना रही है। मासी आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपको पता है ना मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ। सारी टेंशन तुझे ही है। मम्मा मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, ना कार्स ना चॉपर, आप टेंशन मत लो। तू है तो मुझे क्या टेंशन है? और सपने देखना बुरी बात नहीं है बेटा। माना कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मिलके अपना कल तो संवार सकते हैं ना। आई नो मम्मा, यू आर द बेस्ट। जब मंजिल दूर हो तो वहाँ जल्द से जल्द पहुँचने के लिए हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, और अब मैं उस रास्ते पर जाने का सोच रही थी जिसे मैंने सालों पहले छोड़ दिया था। पकड़ रहे उसको। कौन आप लोग? मैंने सोचा था अपना रास्ता बदल के मैं अपनी किस्मत बदल लूंगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मुझे इसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे, वो भी ब्याज के साथ। 4 महीने में इतना पैसा कमा लिया? तुमसे मतलब? अरे तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? एक्चुअली उस दिन मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करके एक गलती की। अगर मैं तुम्हें सिर्फ सोने के लिए कहता ना तो तुम मान जाती। ये पैसा भी इसी तरह कमाया ना, सो के। तेरी नीयत चाहे जैसे भी हो, लेकिन मेरे बुरे वक्त में तू काम आया ना, इसलिए मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है तुझे, वरना मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ ना ये जानता नहीं है तू। सर, शामली रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, लेडी की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। पहचान पता चली कौन? जी हाँ सर, एक्सीडेंट साइट से आईडी मिली है जिसपे फाल्गुनी गुप्ता लिखा हुआ है। मेरठ की रहने वाली है, कांस्टेबल को भेजा उसके एड्रेस पे। नानी कहाँ गई राघव अंकल? बेटा वो आ जाएंगी। और मम्मी वो कहाँ है? मधु जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपके लिए जवाब देना कितना मुश्किल है, पर कुछ बातें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। फाल्गुनी का एक्सीडेंट शामली रोड पर। फाल्गुनी शामली में कहाँ जा रही थी? शामली? सर वो तो 2 दिन से शहर के बाहर गई थी। शहर से बाहर कहाँ? सर वो मुझे नहीं पता, पर अपना टिफिन का काम दूसरे शहर में भी फैलाना चाहती थी। मधु जी, जिस जगह पर फाल्गुनी का एक्सीडेंट हुआ वो जगह आपके घर से कोई 60-70 किलोमीटर की ही दूरी पर है, और आप कह रही हैं कि फाल्गुनी 2 दिन से शहर से बाहर थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है वो घर लौट रही हो और रास्ते में उसके साथ। सर एक्सीडेंट स्पॉट का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये तो मर्डर लग रहा है सर। गाड़ी का नंबर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। फाल्गुनी की मौसी को ये तक नहीं मालूम कि फाल्गुनी कहाँ गई, और अब इस तरह से फाल्गुनी मारी जाती है। पता लगाओ कि फाल्गुनी इस जगह पर क्यों गई, और इस टेम्पो का भी पता लगाओ।
बहुत पढ़ाई कर रहे हो मेरे पीछे से। चलो आज तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। हाँ। आजा। पानी। अच्छा बता, मेरे बीवी के शरीर में कितने तिल हैं? बस कीजिए आप, शक की भी सीमा होती है। क्या होती है? नहीं भैया। अच्छा, मतलब इसको मारो तो तुमको दर्द होता है? इतने नजदीक आ गए हो तुम दोनों। हिम्मत है? हैं? इधर आ। हिम्मत है तो मेरे पीछे से छुप छुप के जो करते हो मेरे सामने करके दिखाओ। चलो चलो। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? ठान के आया हूँ। हमको धोखा दोगे तो यहीं पे जान से मार दूंगा। फाल्गुनी की मौसी ने तेरी गंदी नीयत के बारे में सब कुछ बता दिया है हमें। सर उसकी मौसी ने खुद मुझसे कहा था कि वो फाल्गुनी की शादी मुझसे करवाना चाहती है। देख, अगर हमें बाद में पता चला ना कि इसमें तेरा तनिक भी हाथ है, बिल्कुल हाथ नहीं है सर। अगर वो गलत रास्ते से पैसा कमाएगी तो ऐसी हालत तो होनी ही। कहना क्या चाहता है तू? सब सब बोल। सर 4 महीने पहले तक फाल्गुनी के पास अपनी बेटी की फीस भरने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, और 4 महीने के अंदर उसने मेरे 8 लाख रुपए चुकता कर दिया। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे ब्याज के साथ। मुझसे सवाल करने से पहले आप उसकी मौसी से पूछिए कि फाल्गुनी शहर में किस किस के पास जाती थी जो उस पर इतना पैसा बरसा रहे थे। अंकल की तरह आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। मम्मी मुझसे इतने दिन तक दूर नहीं रह सकती। बेटा मैं तुझे कैसे बताऊं कि क्या हुआ है? सर संजीव तो जलता था फाल्गुनी से, आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? देखिए, अगर संजीव ने कुछ किया है तो बचेगा नहीं, लेकिन आपको भी तो नहीं मालूम कि हत्या के 2 दिन पहले से फाल्गुनी कहाँ थी? सर मुझे सच में नहीं पता। हाँ मनीष, इंक्वायरी में पता चला है कि फाल्गुनी ने शामली रोड पे एक जगह रेंट पे ले रखी थी। व्हाट? सर फाल्गुनी ने ये जगह 2 महीने पहले रेंट पे ली थी। यहाँ के लैंडलॉर्ड का कहना है कि वो यहाँ से कोई बिजनेस कर रही थी। पर फाल्गुनी तो मेरठ से टिफिन सर्विस चलाती थी ना, यहाँ क्या कर रही थी? तो बेटा ये सारे एविडेंस कलेक्ट करो। सर निर्भीक एजेंसी इस नाम से एग्रीमेंट करवाया था फाल्गुनी ने। अच्छा, किस तरह का बिजनेस था? मतलब वो क्या कर रही थी, कुछ बताया था? सर कंसल्टेंसी का बिजनेस बता रही थी, बोल रही थी कि स्टैब्लिश कर रही हूँ, कुछ दिनों बाद ये जगह रिनोवेट करके ऑफिस खोल लेगी। 12 तारीख को आई थी क्या फाल्गुनी? नहीं सर, वो यहाँ कभी कभी आती थी। ठीक है, हमें एग्रीमेंट के पेपर चाहिए। जी सर। सर अगर फाल्गुनी का टिफिन सर्विस रूही टिफिन सर्विस के नाम से है तो फिर ये निर्भीक एजेंसी क्या है? और इसके बारे में तो उसकी मौसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। शायद देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी फाइल थी, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स थे जिनको चला दिया गया। मनीष एक काम करो, पता करो कि वो निर्भीक एजेंसी के नाम से कौन सा बिजनेस कर रही थी, किस तरह का बिजनेस था, और ये भी पता लगाओ कि उस बिजनेस का उसके मर्डर से कोई कनेक्शन निकलता है। ये सही नहीं किया हमने। आप भूल गई इस आदमी ने हमारे साथ क्या क्या किया है? लेकिन जो भी था ये मेरा पति है। मैं इसे इतनी बुरी मौत कैसे दे रही हूँ? अब इतना मत सोचिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था हमारे पास। सर फाल्गुनी को टक्कर मारने वाले टेम्पो के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो टेम्पो सफेद रंग का है। पॉसिबल है कि क्रिमिनल्स ने उसका रंग बदल दिया। तो फिर इतनी प्लानिंग की किसने होगी और किस मकसद से? सर फाल्गुनी ने निर्भीक एजेंसी नाम से एक करंट अकाउंट भी खोला था। इस अकाउंट की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि एक डिटेक्टिव एजेंसी है। डिटेक्टिव एजेंसी? यस सर, और 4 महीने पहले ही फाल्गुनी को इसका लाइसेंस मिला है। मतलब जिसे हम टिफिन सर्विस चलाने वाली एक साधारण औरत समझ रहे थे,
असल में एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव भी थी। मैंने फाल्गुनी के बैंक ट्रांजैक्शंस भी चेक किए। पता चला कि उसमें 4 लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया और ये 4 लोग कोई और नहीं, फाल्गुनी के क्लाइंट्स थे। सर, ये चारों केसेस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और फोर्जरी के थे, जिनको फाल्गुनी ने सक्सेसफुली खत्म कर दिया था। तो उसके ऑफिस में मौजूद फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को जलाया क्यों गया होगा? क्या उनमें किसी के राज छुपे थे जिन्हें फाल्गुनी उजागर करने वाली थी? ये सब तो काफी हद तक जल चुका है सर। 1 PH 2 SKR 3 HC C is similar। शर्मा, भले ही मैक्सिमम स्टफ जल गया है, लेकिन इससे ये क्लियर हो गया है कि फाल्गुनी जरूर कोई ऐसा केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी जो उसके मर्डर की वजह बना। सर, फाल्गुनी के सीडीआर में कोई सस्पिशियस नंबर भी नहीं मिला, लेकिन सर फाल्गुनी की लोकेशन पिछले 2 महीने से अक्सर मुजफ्फरनगर की थी, लेकिन सर उसके सीडीआर में मुजफ्फरनगर का कोई नंबर नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि वो कोई दूसरा नंबर भी यूज करती हो। शर्मा, अपने सारे खबरों को एक्टिव करो। उनसे कहो कि वो पता लगाएं कि फाल्गुनी मुजफ्फरनगर में कहाँ जाती थी और किस किस से मिलती थी। ओके सर। अब चादर प्रथा शुरू करते हैं। भैया यहाँ ना, पकड़ लीजिए। गिरीश, अपने दोनों हाथ इसमें डुबा के चारों कोने में छापा लगा दो। अब चादर प्रथा समाप्त हुई है, उसके अनुसार अब आप दोनों पति पत्नी हो। फाल्गुनी और डिटेक्टिव, ये सब बातें सुन के मैं खुद हैरान हूँ। सर, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मधु जी, आप फाल्गुनी को उसके बचपन से जानती थी और 11 साल से तो आप उसके साथ रह रही थी। अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं जानती तो क्या इसका मतलब हम ये निकालें कि फाल्गुनी भरोसा नहीं करती थी आप पर, ट्रस्ट नहीं था उसे, इसके लिए अपनी बातें छिपाती थी आपसे? सर, ऐसा भी तो हो सकता है वो जानबूझ के कर रही हो। अभी वो डिटेक्टिव थी तो ऐसे लोग अंडरकवर होके भी तो काम करते हैं ना। अच्छा। सर, मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी। फाल्गुनी लॉ स्टूडेंट थी और उसके पिता के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। पर शादी के पहले वो क्रिमिनल लॉयर के पास काम करती थी सर। और शादी के बाद? सर, शादी के बाद उसका पति उसे कुछ नहीं करने देता था। फिर उसके पति के मौत के बाद वो मेरे साथ टिफिन सर्विस का काम करने लग गई। आपके साथ? हाँ। लेकिन उसका जो ये टिफिन सर्विस का बिजनेस था, उसके डॉक्यूमेंट्स में तो आपका कोई शेयर नहीं है। वो तो सैलरी देती थी ना आपको। सर, वो हमारा रिश्ता इन सारी चीजों के परे था। ये पुलिस क्यों आई है राघव अंकल? वो पुलिस स्टेशन में भी आपकी मम्मा का खाना जाता है ना, इसीलिए। आइए सर। फाल्गुनी इसी एनजीओ में वर्कर बन के काम करती थी। ये भी तो हो सकता है कि फाल्गुनी एनजीओ वर्कर बनकर यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आती है। फिलहाल तो सिर्फ इतना पता चला है कि फाल्गुनी आसपास के कई गांवों में जाकर ग्रामीण औरतों को वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन पर ट्रेनिंग दे रही थी। पॉसिबल है आसपास के गांवों में जाकर वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है। मे बी सर। इंक्वायरी में एक बात और पता चली है, ये फाल्गुनी आजकल कड़िया गाँव ज्यादा जा रही थी। कड़िया गाँव? सुनिए, हमें पता चला है कि एनजीओ वर्कर फाल्गुनी अक्सर आपसे मिलती है। जी। क्यों मिलती थी वो आपसे, वजह क्या है? सर, वो सोशल अवेयरनेस के लिए सबके घर आ रही थी। आप? जी, मैं पति हूँ इनका। कुछ और पूछना है आपको? नहीं। ये मैडम तो मुझे भी मिली थी। कृष्णा के पहले पति सरजू के बारे में पूछ रही थी। क्या? कृष्णा का पहला पति? जी, दूसरा पति गिरीश देवर था कृष्णा का।
लेकिन सरजू के मौत के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। अच्छा, ये फाल्गुनी सरजू के बारे में क्यों पूछ रही थी? यही कि सरजू की मौत कैसे हो गई। क्या आप हमें बता सकती हैं कि सरजू की मौत कैसे हुई थी? सर, गिरीश और कृष्णा कहते हैं कि सरजू भैंस खरीदने जा रहा था तो कोई गाड़ी मार गई उसको, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों ने उसे मारा होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? सरजू को शक था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। हमको धोखा दोगे तो यहीं पे जान से मार दूंगा। और एक बात, सरजू के मौत के 2 महीने पहले से वो काफी बीमार चल रहा था, खाट से उठा तक नहीं जा रहा था उसे। ऐसे में वो खुद पैदल चल के हाईवे तक कैसे जाएगा? मुझे लग रहा है सर, फाल्गुनी या सरजू की मौत का राज पता करने ही आई होगी। फाल्गुनी एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी। इस तरह के लोग तभी इन्वेस्टिगेट करते हैं जब उन्हें कोई हायर करे। इस छोटे से गांव में कौन ऐसा होगा जिसने फाल्गुनी को हायर किया हो? हमें ना लोकल पुलिस से कंफर्म करना चाहिए कि सरजू का एक्सीडेंटल केस में कोई फाउल प्ले था क्या, और क्या वाकई में यह ऐसे राज दफन है जो फाल्गुनी की हत्या का कारण बने। तुम डर क्यों रही हो? ये डॉल तुम्हारी मम्मी ने दी है तुम्हारे लिए। मम्मी ने? हाँ, मम्मी ने ऑर्डर पहले की होगी, बस पार्सल आ जाया है। राघव, जरा इधर आना। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। मम्मा, जाना सच में जरूरी है? हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। वरना तुम ही बताओ, मम्मा तुमसे दूर इतने दिन के लिए रह सकती है? लेकिन आजकल आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है। सॉरी बेटा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। मम्मा, आपने मेरे लिए डॉल ऑर्डर की थी, मैं आपको कहाँ से ऑर्डर करूं ताकि आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ? कहाँ चले गए मम्मा? सरजू कुशवाहा एक्सीडेंट केस में हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जिससे कि लगे कि उसका मर्डर हुआ था, और सरजू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये क्लियर था कि उसका एक्सीडेंट ही हुआ था। अच्छा, सरजू का जिस टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ था वो सफ़ेद रंग का था ना? नहीं, सरजू की बीवी ने बयान दिया था कि कोई सफ़ेद रंग का ओल्ड कार था। तो वो जो कार थी, उस कार का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। मुझे लगता है पुलिस वाला हमसे कुछ छुपा रहा है। हमें ना बहुत संभल के जांच करनी होगी। अगर फाल्गुनी सरजू के एक्सीडेंट को मर्डर मान रही थी तो जाहिर सी बात है वो लोकल पुलिस पे शक कर रही होगी। शर्मा, पता करो कि फाल्गुनी लोकल पुलिस से मिल रही थी क्या, और याद रहे पूरी एहतियात के साथ। ओके सर। मेरठ पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं उनके हत्थे चढ़ा ना तो तुम सबकी पोल खोल दूंगा मैं। डर मत, पुलिस, नेता, प्रशासन सब मेरी जेब में है। सरजू का भूत भटक रहा है, वो ना हमसे बदला लेगा, वो बदला लेगा हमसे। इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सर, हमने फाल्गुनी की सीडीआर में मौजूद एक नंबर को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन हमें अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने फाल्गुनी की डिटेक्टिव एजेंसी को सरजू या फिर मुजफ्फरनगर का कोई भी केस दिया हो। लेकिन सर, जली हुई फाइल से एक अधजला पेपर मिला है। सर, इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये किसी पीएम रिपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन सर समझ में ये नहीं आ रहा कि ये किसकी पीएम रिपोर्ट का हिस्सा है। सरजू की बॉडी का भी पोस्टमार्टम हुआ था ना? जी हाँ सर, पोस्टमार्टम तो हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुखबीर ने बताया था कि उसकी रिपोर्ट से क्लियर था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। शर्मा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनिपुलेट भी तो की जा सकती है। सरजू की बॉडी का जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, एक बार उस डॉक्टर से मिलते हैं। स्कूल हो या आस पड़ोस, कोई अगर तुम्हें टच करे ना तो इस बात की समझ होनी चाहिए तुम्हें कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। क्या होता है मम्मा ये गुड टच बैड टच? मैं समझाती हूँ। पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि बैड टच क्या होता है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर पाल जो पोस्टमार्टम करते हैं कहाँ मिलेंगे? वो बता दें। डॉक्टर समरपाल जी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु चंदर, मेरठ पुलिस। हमें पता चला है कि आपने कड़िया गांव के सरजू कुशवाहा नाम के आदमी की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। सर, मैं बहुत सारे विक्टिम का पोस्टमार्टम करता रहता हूँ, मुझे रिकॉर्ड चेक करने हैं।
प्लीज। सरजू कुशवाहा, राइट ऑफिसर? एक्सीडेंटल केस है, बॉडी में कई जगह इंजरीज थी और कुछ फ्रैक्चर्स थे, लेकिन हमें कोई फाउल प्ले नहीं लगा। कुछ दिनों पहले मेरठ में भी एक्सीडेंट हुआ था कि विक्टिम पर जानबूझकर टेम्पो चढ़ा दिया गया था। बहुत एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, पर था वो मर्डर। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? जिस विक्टिम का एक्सीडेंट हुआ था उस विक्टिम का नाम था फाल्गुनी गुप्ता। ये शायद इसके साथ आपने सरजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर की हो। नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानता, और सरजू की रिपोर्ट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ शेयर की थी। ठीक है डॉक्टर, हमें इस रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए होगी। मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक्स डॉक्टर। मैं तो तुम्हें चाहता था, लेकिन तुमने मेरा ध्यान फाल्गुनी की तरफ मोड़ दिया और अब उसके मर्डर का इल्जाम भी मेरी तरफ मोड़ दिया। मुझे पता है ना तू कितना बड़ा कमीना है। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुझे मैं फुल सपोर्ट करूंगा फाल्गुनी के बिजनेस को टेक ओवर करने में। कृष्णा और गिरीश अचानक गांव छोड़ के चले गए, पर कहां चले गए हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। उनका गायब होना यही इंडिकेट करता है कि सरजू का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। और सर अब तक ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि फाल्गुनी को ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसने दिया होगा। सब पता चलेगा मनीष। देखो ये तो क्लियर होता जा रहा है कि फाल्गुनी की हत्या का सरजू के केस से कनेक्शन है। एक काम करो, गिरीश और कृष्णा का लुकआउट नोटिस जारी करवाओ। थोड़ा दोनों। ओके सर। मेरठ पुलिस मेरे हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है। सरजू और फाल्गुनी के बारे में पूछताछ कर रही थी। देखो अगर इस केस में मेरा नाम आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। किसी का नाम नहीं आएगा। थोड़े दिनों में मेरठ पुलिस झक मार के निकल जाएगी, और अगर ना भी निकली तो उसे भी खरीद लेंगे। वो पुलिस वाला बिकाऊ नहीं लग रहा था, या तो उसका भी ट्रांसफर करवा दो या फिर उसे भी ठिकाने लगवा दो। सर मुझे पता चला है कि सरजू के एक्सीडेंट में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वैसी ही गाड़ी का इस्तेमाल और एक एक्सीडेंट में किया गया था। व्हाट? जी सर, ये केस सनोली विलेज का केस है और इस एक्सीडेंट में दुर्गेश सिन्हा नाम के आदमी की मौत हुई थी। ये दुर्गेश है और इस केस में भी गाड़ी का कुछ पता नहीं चला। आखिर इस मिस्टीरियस व्हीकल की मिस्ट्री क्या है? अगर ये सबके सब मर्डर थे तो फिर ये कौन करवा रहा था और क्यों? फाल्गुनी के मर्डर को भी एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। क्या फाल्गुनी कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसके पीछे गहरे राज छिपे थे? एक बार दुर्गेश के केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलता है। हमें दुर्गेश के केस में ऐसा कोई फॉल प्ले नजर नहीं आया जिससे लगे कि वो मर्डर हो, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया था कि दुर्गेश की मौत एक्सीडेंट से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाएंगे दुर्गेश की? हाँ श्योर। थैंक यू। ये दुर्गेश की बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टर समर ने किया था ना? जी सर, ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। दोनों रिपोर्ट्स में मौत की वजह एक ही लिखी है। अच्छा शर्मा, ये डॉक्टर समर का सी बनाने का स्टाइल नोटिस किया तुमने? बड़ी अजीब ढंग से सी बनाया है। फाल्गुनी के ऑफिस में हमें एक डायरी मिली थी, उस पर लिखा था सी इज सिमिलर। तो क्या सी सिमिलर का इंडिकेशन इन्हीं दोनों रिपोर्ट्स का है? पूरे चांसेस। शर्मा, हमें फाल्गुनी के ऑफिस में जली हुई फाइल्स के बीच एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जली हुई कॉपी भी मिली थी, याद है? इसका मतलब फाल्गुनी के पास ये दोनों रिपोर्ट्स थे, और फाल्गुनी सरजू का ही नहीं बल्कि दुर्गेश का केस भी इन्वेस्टिगेट कर रही हो। सर, ये डॉक्टर समर उस दिन से ही हॉस्पिटल नहीं आ रहा है जिस दिन से हम उससे मिलने गए। डॉक्टर समर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कब से नहीं हुआ घर पे? सर पिछले 3 दिन से घर नहीं आया वो। कविता चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, कोई बताएगा? बताते हैं। सर ये देखिए। इतनी सारी डॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्या ये सब क्या चल रहा है इस घर के अंदर? सर मेरे बेटे को इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया बनाने का शौक है।
तो ये क्या कर दिया आपने? तूने मेरे रूम में कैमरा लगा दिया। अरे मम्मी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अपने रिमोट आई को टेस्ट कर रहा था। है कहाँ वो? फोन भी बंद कर रखा है उसने अपना। सर मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता है। अपनी मर्जी का मालिक है वो। ये दुर्गेश सिन्हा यही रहते थे ना? जी हाँ। देखिए, उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में आपसे बात करनी है हमें। इस लड़की को पहचानती हैं? नहीं। आप जरा गौर से देखिए, शायद आपको कुछ याद है। बोला ना नहीं, और मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप जाइए यहाँ से। देखिए, हमारा बात करना बहुत, सुनिए, देखिए हमारी बात सुनिए। अब मम्मा, मैं तो डर गई। मैंने सोचा 2 दिन बाद वापस आई हूँ ना, तो ऐसे सरप्राइज करती तुझे। लेकिन मम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप चली जाती है तो यहाँ पर फाल्गुनी, तुम आ गई? हाँ मासी। मासी, हाँ रूही ने आपको तंग तो नहीं किया मेरे पीछे से? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छे से रही है वो। मम्मा, मैं क्यों नहीं बता पाई आपको वो सब? सर, दुर्गेश की बीवी का ऐसा रवैया देख के ताज्जुब हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरजू की तरह दुर्गेश की मौत की हकीकत भी कुछ और ही है। मैंने मॉर्चरी में पता किया, पिछले 3 महीने में डॉक्टर समर ने 15 बॉडीज का पोस्टमार्टम किया और उन 15 में से 9 एक्सीडेंटल केसेस हैं। तो क्या ऐसे और भी केसेस हैं? इस डायरी में ना कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये विक्टिम्स के नामों का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। जैसे सरजू का सरनेम है कुशवाहा, यानी कि सरजू कुशवाहा। और ये देखो, ये 7वें नंबर पे लिखा है SK। ऐसे ही दुर्गेश का सरनेम है सिन्हा, यानी कि दुर्गेश सिन्हा। और ये यहाँ 9वें नंबर पे लिखा है DS। ऐसे ही जो बाकी के विक्टिम्स हैं उनके भी नाम और सरनेम के अल्फाबेट्स मैच हो रहे हैं। माय गॉड, आई मीन सर, ये केस तो हमारी सोच से भी परे का निकला। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि फाल्गुनी से ये सब इन्वेस्टिगेट कौन करवा रहा था। सर, ये फाइल। सर, ये विपिन है, दुर्गेश सिन्हा का पड़ोसी और दोस्त भी। दुर्गेश के बारे में आपको कुछ बताना चाहता है। बोलो। सर, भले ही दुर्गेश की बीवी और सब लोग ये मानते हैं कि दुर्गेश की मौत एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन सर दुर्गेश तो कैंसर पेशेंट था, वो तो चल भी नहीं सकता था। व्हाट? उसका इलाज एनटी दीक्षित मेमोरियल अस्पताल में चल रहा था। और सर मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो शाम जब मैं दुर्गेश को मिलने उसके घर गया था तो वो बिस्तर पर ही अपने प्राण छोड़ चुका था। फिर मुझे उसकी पत्नी ने वहाँ से जाने के लिए कहा। उसके बाद मुझे उसी रात को ये पता चला कि दुर्गेश का हाईवे के पास में एक्सीडेंट हो गया है। सरजू के पड़ोसी ने कहा था सर कि सरजू काफी बीमार रहता था और ठीक से चल भी नहीं पाता था। और उसकी वाइफ कृष्णा ने स्टेटमेंट दी थी कि सरजू भैंस लेने जा रहा था, हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये बहुत बड़ा गेम है शर्मा, इसकी जड़ें ना काफ़ी गहरी है। अच्छा, दुर्गेश के दोस्त ने बताया कि दुर्गेश कैंसर पेशेंट था, एनटी दीक्षित मेमोरियल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। एक काम करो, रिकॉर्ड चेक करो वहाँ पे। हमें कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना होगा। हाँ, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। नहीं सर, दुर्गेश सिन्हा नाम के सर किसी पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर, और ना ही सर इस नाम के किसी कैंसर पेशेंट का इलाज हुआ है इस हॉस्पिटल में। दुर्गेश कैंसर पेशेंट था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हॉस्पिटल में। लेकिन मैंने इंक्वायरी करवाई। डॉक्टर समर ने जिन 9 और एक्सीडेंटल विक्टिम्स का पोस्टमार्टम किया था, उन सब के केसेस भी सरजू और दुर्गेश के केस की तरह सस्पिशियस थे। और ये सारे के सारे विक्टिम्स लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ये काफ़ी ताज्जुब भरा है कि ऐसे बैकग्राउंड के लोगों को क्यों और किस मकसद से मारा गया और उनके मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दिया गया। हमें ना इस फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर बात करनी होगी, तभी हम इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे। सर, गिरीश और कृष्णा सहारनपुर के घर में छिपे हुए थे।
सहारनपुर पुलिस को उसी घर से उनकी लाशें मिली हैं। क्राइम सीन से सुसाइड नोट मिला था, शायद इन दोनों ने सुसाइड किया। हमने अंजाम की परवाह नहीं की और एक करार कर लिया, मौत से करार। मौत का ऐसा करार कि अब मौत से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। हमारा गुनाह बस इतना है कि हमने अपनी मजबूरी के साथ सौदा कर लिया। देखिए, मैं जानता हूँ आपके पति सरजू कुशवाहा को कैंसर है और उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन आपको उनकी मौत के बाद काफ़ी पैसा मिल सकता है। किस बात का पैसा? फिर जैसे ही सरजू की मौत होगी, देर रात में आप उसकी लाश को हाईवे पर डाल दीजिएगा, जहाँ एक गाड़ी उन्हें कुचल कर चली जाएगी। फिर आपको पैसा मिल जाएगा। कृष्णा को टीवी था, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और सरजू भैया से नफरत थी मुझे, इसलिए मैंने उनसे एक करार कर लिया। लेकिन हमको क्या मिला? सिर्फ 2 लाख रुपए और इतना सारा तनाव। हम अपने पाप के बोझ से दब गए, इसलिए हम दोनों आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब तो बेहद अजीब है सर, ना ऐसा पहले कभी देखा और ना सुना। जैन साहब, तुम मुझ पे गुस्सा हो ना? मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ। और राघव अंकल, वो तो और भी बुरे। उन्होंने मेरे साथ। रूही, राघव ने क्या किया तुम्हारे साथ? देखिए, टारगेट्स तो आप लोगों को अपने अपने पूरे करने ही हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई नई पॉलिसी भेजें तो क्रॉस चेक कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स पूरे। एक्सक्यूज मी, मनीष सिंह जी। एसपी सर ने तो आपको बता ही दिया होगा कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था। जी, लेकिन हमें ताज्जुब इस बात का है कि इतने समय तक आप चुप क्यों रहे? आपको तो बहुत पहले सामने आ जाना चाहिए था। एक्चुअली हम डिलेमा में थे कि हमारा शक सही है या गलत, और उसी को पुख्ता करने के लिए हमने फाल्गुनी को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में लगाया था। इसके अलावा 4 और डिस्ट्रिक्ट में हम अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो मतलब फाल्गुनी को आपने हायर किया था? जी, फाल्गुनी को मैं 10 साल पहले से जानता था, जब वो एक क्रिमिनल लॉयर के यहाँ काम किया करती थी। वो लॉयर मेरे दोस्त थे, और जब मुझे पता चला कि फाल्गुनी ने डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट की है तो मैंने उससे बात की। हमें ऐसे इंसान की तलाश थी जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर इस मामले की पूरी सच्चाई सामने ला सके। मुझे क्या करना होगा सर? फाल्गुनी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 4 महीनों में 183 पॉलिसी होल्डर्स ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम किया है। ये काफ़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि ये सारे लोग लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, और पॉलिसी लेने के 1 महीने पहले इन लोगों ने अपने पैन कार्ड बनवाए और बैंक में अकाउंट खुलवाए। उसके पहले इनका किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं था, और पॉलिसी लेने के 1-1.5 महीने बाद इनका एक्सीडेंट हो गया। सर, इसमें पक्का फाउल प्ले है, वरना इतने सारे लोगों के साथ सेम हादसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ज़रूर किसी ग्रुप ने या किसी गैंग ने इनसे ये सब करवाया होगा। फाल्गुनी एकदम सही डायरेक्शन में थी। हमें भी हिंट मिलने लगे थे कि इन सब के पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, और इसमें काफ़ी पुलिस वाले और काफ़ी पोस्टमार्टम डॉक्टर्स शामिल हैं। लेकिन इसके पहले कि फाल्गुनी हमें कोई प्रूफ देती, उसका मर्डर हो गया, तब हम श्योर हो गए। हमारे बाकी इन्वेस्टिगेटर्स ने भी हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। 500 से ज़्यादा केसेस हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा इंश्योरेंस क्लेम हुआ है। व्हाट? 500 से ज़्यादा केसेस? मतलब हम ये मान सकते हैं कि 500 से ज़्यादा लोगों का मर्डर हुआ है जिसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया? शायद, लेकिन इसके पीछे किंगपिन कौन है, किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, वी आर स्टिल क्लूलेस। ये जितने भी सारे केसेस हैं, आप हमें इनकी डिटेल्स दीजिए। जी। हाँ कविता। सर, दुर्गेश की वाइफ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गई है। वो हमें उन लोगों के बारे में बताना चाहती है जिनके कहने पर उसने दुर्गेश की मौत को एक्सीडेंट की शक्ल देने का प्लान बनाया था। गुड जॉब कविता। कहाँ है दुर्गेश की बीवी? सर, ये तो हमें सब कुछ बताने वाली थी, और इसको भी मार दिया क्या? सर, विटनेस ने बताया कि सफ़ेद रंग का टेम्पो था और टेम्पो इस डायरेक्शन में गया। आगे जो चेक पोस्ट है, इन्फॉर्म किया उनको? सर। हेलो, हाँ ओके ठीक है, हम भी बस उसी साइड आ रहे हैं।
कंपनी का रीजनल मैनेजर ही कंपनी के साथ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। मुझे कोई फंसा रहा। ओए फंसा रहा है? हाँ, तेरे गुनाहों की लंबी चेन तोड़ दी हमने। टेम्पो ड्राइवर हिस्ट्री चीटर है। इंस्पेक्टर सदानंद के कहने पर वो तेरे मर्डर कर रहा था। इंस्पेक्टर सदानंद ने तेरे कजन कपिल का नाम लिया है और कपिल ने तुम लोगों की सारी पोल खोल दी है। और भी बहुत सारे लोग शामिल है ना इसमें, और ज्यादातर को तो रास्ते से हटा चुका है, जैसे डॉक्टर समर। इन सब का किंगपिन तू है ना? चलो बोल। ये सब मेरे कज़न कपिल की खुरापात थी। एक दिन दारू के नशे में उसने मुझे बताया कि उसका एक एक्सीडेंट पॉलिसी होल्डर कैंसर का पेशेंट था। कपिल ने उसकी फैमिली के साथ मिलकर ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची कि उसका क्लेम पास हो गया। और यहीं से तुझे इन गुनाहों की तरकीब सूझी? हाँ सर, सबसे पहले हमने ऐसे पेशेंट्स के हॉस्पिटल से डेटा निकालना शुरू किया और फिर जो फैमिलीज़ मान जाती थी हम उनका अकाउंट खुलवाते थे और उन्हें एक्सीडेंटल पॉलिसी खरीदवाते थे। और जब उनकी मौत हो जाती थी तो उनकी फैमिली हमें बताती थी। फिर हम उनकी लाशों पर से गाड़ियाँ चढ़ाकर एक्सीडेंट की शक्ल दे देते। सदानंद और सुखरीत जैसे पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे केसेस को एक्सीडेंटल केसेस बनाकर फाइल बंद कर देते थे, और समर जैसे पोस्टमार्टम डॉक्टर ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते थे जिसमें कोई फाउल प्ले नजर न आए। हाँ सर, हॉस्पिटल रिकॉर्ड से हम उन पेशेंट के नाम गायब करवा देते थे ताकि किसी को पता ना चले कि उन्हें जानलेवा बीमारी थी। एक रिकॉर्ड गायब करने की फीस 35,000 फिक्स थी। और क्लेम करने वाले को तुम लोग 50-50 हजार रुपए दे देते, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए। उनका बैंक अकाउंट भी खुद ऑपरेट करते थे, और जैसे क्लेम का पैसा अकाउंट में आता था पैसे निकाल के गायब। और फाल्गुनी का कसूर यह था कि उसने तुम्हारे इन गुनाहों की लंबी चेन का पता लगा लिया था। हाँ सर, वो जिस तरह से मनीष सर को रिपोर्ट कर रही थी वो मेरे लिए खतरा बनती जा रही थी, इसीलिए उसको ख़त्म करना ज़रूरी था और वो सबूत मिटाने भी ज़रूरी थे जो उसने मेरे खिलाफ जुटाए। सर ये गिरोह इतने बड़े पैमाने पर गुनाहों को इस तरह से अंजाम दे रहा था, ये सोच के भी ताज्जुब हो रहा है। आई थिंक ये इस दशक का सबसे बड़ा स्कैम होगा। हमारा ऐसे केसेस से भी सामना हुआ है जहां पर लोग पॉलिसी के लालच में अपनों का कत्ल तक करवा देते हैं, और यहाँ तक चंद पैसों के लालच में लोग अपने करीबियों की लाशों का सौदा कर रहे थे। ऐसे गुनाहों को देखकर ये नहीं लगता है कि आजकल इंसानियत का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है? सर फाल्गुनी की मौसी ने फाल्गुनी के वर्कर राघव की कंप्लेंट की। वो काफी दिनों से फाल्गुनी की बेटी को मॉलेस्ट कर रहा है।